हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सभी का स्वागत है दीपक पाठक क्लासेस में। और आज मेरे वादे के अनुसार मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जरा इसके बारे में समझते हैं। बेटे, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं सीए फाउंडेशन के अंदर, आपका चैप्टर नंबर 1 एक तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एक आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, एक आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, एक आपका एलएलपी है, कंपनीज एक्ट है, नेगोशिएबल। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो 3 चैप्टर आप लोगों ने मुझसे पढ़े, 3 यूनिट पढ़े हैं, यूनिट नंबर 7, यूनिट 8 और यूनिट नंबर 9, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये दोनों के दोनों सीए इंटर के सिलेबस में हुआ करते थे, जिसको अभी आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में डाल दिया गया है। और बड़ा मजेदार चैप्टर है। कई बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, पढ़ने के बाद पता नहीं उनको कुछ कंफ्यूजन रहता है, क्या रहता है। बट आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होने वाला, ये मेरा प्रॉमिस है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर आपने मेरी सारी क्लासेस ले ली तो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सबसे अच्छा होने वाला है। क्लियर है। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। मैं अपने नोट से, अच्छा एक चीज और मुझे बतानी है, यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को मैं अपने नोट से भी बताने जा रहा हूं। तो आप लोगों को ये वाले जो नोट्स हैं उसका मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा। उसका कारण है, उसका रीजन है कि जब मैंने ये नोट्स बनाए थे तो उस समय मैंने जरा ये कुछ फॉर्मेट होता है, वन नोट के ऊपर कुछ फॉर्मेट होता है कि अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उसी फॉर्मेट में नोट्स बनाने हैं। तो मुझसे गलती हुई, मिस्टेक हुई, मैं उस फॉर्मेट में नोट्स ना बनाकर मैंने नॉर्मली नोट्स लिख दिए। अब मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहा हूं तो वो पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो वो कटा कटा आ रहा है, तो सब जगह से वो खराब हो जाएगा। तो आपसे उम्मीद है सब बच्चों से कि आप लोग क्या करेंगे, जब मैं इस नोट्स का रेफरेंस दे रहा हूँगा तो उस समय या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या मुझे रोक के पॉज करके पहले इस पेज को लिखकर फिर आगे आगे ऐसे बढ़ेंगे। तो मतलब आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साथ साथ में लिखना है। ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पर मैं इंस्टीट्यूट पे, पहले तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल एंड नोट्स हम साइमल्टेनियसली चलाने वाले हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो हम आईसीआई के मटेरियल से ही कवर करेंगे। और हर टॉपिक को एक बार यहाँ, एक बार वहां, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो कई बच्चों के मैसेज आए थे कि सर ये आपका बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाने का कि आप अपने नोट्स से पढ़ा देते हो और फिर आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ाते हो, तो हमें बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत आसान हो जाता है पढ़ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को, ये जो नोट्स मेरे हैं, इस नोट्स को आप साइमल्टेनियसली लिखेंगे और बिल्कुल इसी स्टाइल में आप लोगों को लिखना है। कोई बहुत इजीली मैंने ये नोट्स बना रखे हैं। ठीक है। तो जब मैं आपको बोलूंगा लिखना है तो आप लिखना स्टार्ट करना। फिलहाल तो आप समझो कि ये चैप्टर आपसे क्या बोलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। मतलब 1881 में, बहुत साल पहले, जस्ट आफ्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये वाला कानून जो है वो लेकर आए थे। तो पहले तो मैं इन शब्दों का मतलब बताता हूं एंड देन मैं कोई कहानी से स्टार्ट करूंगा और आपको समझाऊंगा कि ये नेगोशिएबल होता क्या है। तो मेरे प्यारे, नेगोशिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है। नेगोशिएबल बेटा ये वो नहीं है जो आप लोग करते हो, आपकी मम्मी पापा करते हैं दुकानों में जाकर नेगोशिएशन, बिल्कुल नहीं है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब होता है क्या, बार्गेनिंग। ये बार्गेनिंग वाला नहीं है। नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। इस वर्ड का मतलब होता है क्या, ट्रांसफरेबल। और यहां पर है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप ट्रांसफर करते रहते हो, जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो।
तो इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर एक कानून बना। एक्ट मतलब जो है जिसके नाम के अंत में एक्ट होता है वो एक कानून होता है, जैसे कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और ये कानून आया था 1881 में। अभी मात्र मैंने आपको हिंदी में बताया है कि नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट। मैं आपको कुछ कहीं पर एक कहानी में लेकर जाता हूं। जब तक ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी, ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो चलो जी, पुरानी कहानी की तरफ चलते हैं। तो बेटे मेरे, पुराने जमाने में हुआ करते थे राजा लोग, होते थे राजा लोग। आप लोगों ने मूवी देखी है एक पद्मावत, आई थिंक कई स्टूडेंट्स ने देखी होगी, कईयों ने नहीं देखी होगी। लेकिन उम्मीद है जितने बच्चे अभी मुझे सुन रहे हैं उन सब ने कोई ना कोई ऐसी फिल्म जरूर देखी होगी जिसमें पुराने समय में, पुराने जमाने में जो राजा लोग हुआ करते थे, वो राजा लोग जिस राज्य में, जिस देश में राज्य करते थे, वो राज्य जो है वो चारों तरफ जो है वो किले के रूप में बना के रखते थे। आज भी अगर आप जयपुर जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, या मध्य प्रदेश जाते हैं, एमपी, महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर है, तमिलनाडु में भी है, अगर आप पुराने जमाने के जो राजा लोग हैं उनके एरिया में अगर आप लोग टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट बनकर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है वो एक किला, घेराबंदी की हुई होती है, और उसके अंदर जो है वो राज्य चला करता था पुराने जमाने। पद्मावत मूवी के अंदर भी जो आपने देखा होगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो राज्य के बाहर मैदान में पूरी सेना लेकर आ गया था, और चारों तरफ जो है वो क्या थी, वो किला, जो किला था वो पूरा बना रखा था, घेराबंदी की हुई थी। तो क्यों करते हैं वो घेराबंदी? ताकि कोई दुश्मन जो है वो हमारे कंट्री में, हमारे देश में, हमारे राज्य में बहुत इजीली नहीं आ पाए। क्लियर है? अब मान लो कि कोई एक राजा है, तो एक उसी मूवी की हम बात करते हैं, पद्मावत मूवी। ठीक है, पद्मावत मूवी में जो शाहिद कपूर है, तो उस मूवी के अंदर वो एक राज्य का जो है वो राजा है। ये पूरा का पूरा स्टेट है, ठीक है, चित्तौड़, आई थिंक चित्तौड़ नाम की जगह है, और शाहिद कपूर जो चित्तौड़ के राजा थे वो इस स्टेट के जो है वो राजा है। क्लियर है? ऐसे ये सब मैं बनाकर बोल रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए, और एक्चुअली में जो मैं बताऊंगा कहानी में वो पहले हुआ करता था। अब चित्तौड़ के राजा हैं, और हुआ ऐसा कि दुश्मन जो है, जो दुश्मन है वो बिल्कुल सामने जो है वो खड़ा है, यहां पर अपना गोला बारूद लेकर बिल्कुल सारे दुश्मन यहां पर जो है वो खड़े हैं। ठीक है, चारों तरफ से घेर रखा है पूरे के पूरे चित्तौड़ को। क्लियर है? तो वो दुश्मन कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी में वो जो रोल निभाया था वो रणवीर सिंह ने निभाया था। अब क्या हुआ है जी कि दुश्मन ने पूरा एरिया जो है, पूरा राज्य जो है वो कवर कर रखा है। ना तो कोई सामान बाहर जा सकता, और ना कोई सामान जो है वो बाहर से आ सकता। आज की लैंग्वेज के हिसाब से बोलो तो ना तो इंपोर्ट हो सकता है, ना तो एक्सपोर्ट हो सकता है। क्लियर है? अब यहां पर जनता तो रहती है, अब चित्तौड़ के अंदर जनता रहती है, तो वो जनता जो है वो खाएगी पिएगी भी, बिल्कुल। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, चित्तौड़ के राजा का जो किंग है, किंग का खजाना डेली बेसिस पर जो है वो खत्म होता रहा, और एक समय आया कि राजा का खजाना जो है वो खत्म हो गया। खजाना होता था राजाओं का, तो राजा साहब का खजाना शाहिद कपूर का खत्म हो गया। अब शाहिद कपूर को अपनी जो सेना है, उन सेना के खाने पीने का, उनके रहन सहन का इंतजाम करना है, ताकि वो सेना जो है वो स्ट्रांगली रह सके और भविष्य में, फ्यूचर में इन दुश्मन के आगे लड़ सके। तो राजा को राशन की जरूरत पड़ी, बहुत सारा राशन। तो उस राशन के लिए, अब यहां पर ना आप लोग इमोशनली मत बोलना कि देश के लिए कुछ करेंगे, आगे जाके जो कहानी आएगी वहां इमोशनल वाली कोई बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ इकोनॉमिक बात करनी है। तो राजा को जरूरत है राशन की, और अब वो राशन ले तो कहां से ले, क्योंकि राजा के पास जो खजाना है वो क्या है, वो एम्प्टी खजाना है, खाली।
अब राजा किसी से मांगता हुआ भी तो अच्छा नहीं लगेगा, उधार कि जी हमें उधार दे दो। तो मान लो राजा ने, एक व्यापारी है यहां पर, उस व्यापारी से बोला कि जी हमें 10,000 केजी जो है वो गेहूं और आटा, दालें और मसालों की आवश्यकता है हमारी सेना के लिए। अब राजा के पास इस व्यापारी को देने के लिए पैसे नहीं थे। क्लियर है? राजा के पास इस व्यापारी को देने के लिए पैसे नहीं। तो व्यापारी कह रहा कि राजा साहब, सारी चीजें ठीक है कि हमारे देश में जो है वो दुश्मन आया हुआ है, लेकिन मैं एक व्यापारी हूं और मैं ये सारी चीजें जो है वो पैसों से खरीद कर लेकर आया हूं। तो और मुझे जो है फिर आप पैसे दीजिए। अब यहां पर शाहिद कपूर ने क्या किया, राजा साहब ने क्या करा, व्यापारी को एक पेपर पर लिख कर दिया कि मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके इस सामान का जो पैसा है वो 3 महीने बाद जो है वो मैं आपको दे दूंगा। क्लियर है? समझ में आई बात? तो व्यापारी ने बोला कि राजा साहब, आप मुझे कह रहे हो कि आप मुझे 3 महीने बाद ये पैसे दोगे, लेकिन मुझे अगर 2 दिन बाद ही और सामान लाना हो और पैसों की जरूरत हो, तो ऐसे में अब मैं क्या करूंगा? तो राजा ने क्या करा, इस पेपर के ऊपर अपने सिग्नेचर और अपना स्टैंप मारा और व्यापारी को यह बोला कि पूरे के पूरे राज्य में तुम ये पेपर, ये नोट, ये इंस्ट्रूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, समझ रहे हो मेरे शब्द, ये तुम किसी को भी दे देना, तुम्हें उतने मूल्य के, उतने रुपए के सामान जो है वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं इस राज्य का राजा हूं तो लोग मेरी बात सुनेंगे। तो व्यापारी ने बोला ठीक है। तो यहां पर मान लो व्यापारी है B1, तो B1 ने ये इंस्ट्रूमेंट B2 को दिया, B2 से B1 पे सामान आ गया, B2 ने B3 को दिया इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ B2 का भी काम हो गया। B3 ने B4 को दे दिया, B3 का काम हो गया। B4 ने B5 को दिया। इतने में 3 महीने बीत गए और दुश्मन वशमन भी सब चले गए। अब राजा जो है वो बिल्कुल निश्चिंत हो गया, राजा के खजाने में थोड़े पैसे भी आ गए। तो कुछ 3 महीने बाद ये B5 जो है वो राजा के पास जाएगा और राजा साहब को बोलेगा, राजा साहब, ये आपके द्वारा साइन किया गया ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है और मुझे इतने पैसे आपसे चाहिए, कृपया आप मुझे मेरे पैसे दें। तो शाहिद कपूर यहाँ पर अपने पैसे जो है वो इस होल्डर को, जो उस डॉक्यूमेंट का होल्डर है, उसको देगा। अब आपने ये देखा कि पैसे किसी के पास नहीं थे, लेकिन किसी का भी व्यापार जो है वो रुका नहीं, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट था, एक डॉक्यूमेंट था जिस पर, उस डॉक्यूमेंट पर किसी ने साइन करके बोला कि मैं वादा करता हूं आपसे कि आपके पैसे 3 महीने में वापस दूंगा। आप या कोई भी पर्सन इस डॉक्यूमेंट को अगर लेकर आता है तो उसको उसके पैसे मिल जाएंगे। तो इस वजह से सारे व्यापारी का जो है वो काम हुआ और अंत में शाहिद कपूर ने इसको पैसे दे दिए, तो इसका भी काम हो गया B5 का। B4 को अपना सामान मिला, B3 को मिला, B2 को मिला, B1 को मिला और समय पर राजा साहब को भी मिला था। तो आपने यहां पर 2 चीजें नोट की होगी। जो राजा साहब ने डॉक्यूमेंट इशू किया था उस जमाने में, इसको बोलते थे राजसी हुंडी। क्या कहते थे मेरे प्यारे बच्चे? राजसी हुंडी डॉक्यूमेंट होता था। क्लियर है? और यहां पर राजा साहब ने ये डॉक्यूमेंट इनको दिया और व्यापारी ने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया और ये राजा साहब के पास ले गए। तो देख रहे हो आप, बार बार ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्या हो रहा है, बार बार वो ट्रांसफर हो रहा है। ये भी ट्रांसफर, यहां से ये ट्रांसफर हुआ, यहां से ये ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो एक बार बार ट्रांसफर करने से जो हो रहा है वो सब लोगों का काम हो रहा है, सारे बिजनेस अच्छे तरीके से चल रहे हैं और अंत में वो पर्सन जिसने वादा किया था उसको पेमेंट करनी है 3 महीने बाद। वो बंदा जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा उसको पेमेंट कर दी जाए। कुछ आया समझ में? चैप्टर का नाम क्या है मेरे बच्चे? मैंने लिखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल मतलब होता है क्या? ट्रांसफरेबल। इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है डॉक्यूमेंट। तो देखो यहां पर एक डॉक्यूमेंट जो शाहिद कपूर राजा साहब के द्वारा साइन किया गया डॉक्यूमेंट, ये ट्रांसफर हो रहा है बार बार
और अंत में जाकर वो राजा साहब उस बंदे को पैसे दे रहे हैं जिसके पास वो डॉक्यूमेंट था। मान लो इस व्यापारी को ने वो डॉक्यूमेंट आगे किसी को ट्रांसफर किया ही नहीं, तो पैसा व्यापारी को मिलेगा। क्लियर है, बात समझ में आती है? तो पहले राजसी हुंडी जो है वो जारी हुआ करती थी। उसके बाद राजा साहब लोगों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लगा कि यार मैं राजा हूं, मैं कैसे मांगू। तो राजा साहब ने ये काम अपने मिनिस्टर्स के थ्रू करवाना स्टार्ट किया। तो उस समय उसको कहते थे, मेरे बच्चे आपने सुना होगा दीवानी हुंडी। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा दीवान साहब, तो वो राजा के दीवान होते थे, मतलब राजा लोग के मिनिस्टर्स होते थे जो ये डॉक्यूमेंट जो है वो देते थे व्यापारियों को, दूसरे लोगों को, और वो डॉक्यूमेंट मल्टीपल टाइम्स जो है वो ट्रांसफर होता रहता था। आया समझ में? मैंने मात्र अभी कुछ नहीं समझाया, मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया कि नेगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों शब्द का मतलब क्या होता था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर जमाना जो है वो थोड़ा सा और फॉरवर्ड होने लगा। अब आज की डेट में पूरे के पूरे भारत में, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ बहुत आसान है, बहुत इजी है। पहले क्या होता था? अब पहले आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि कोई एक किसान है, उसने अपने गांव के अंदर खेती है, बहुत सारा अच्छी फसल हुई, तो बेचने के लिए उसको जो है वो जाना पड़ता था। अपने 2 बैल ले लिए और अपना जो बैलगाड़ी है उस पर सामान रखा और दूसरे शहरों में जाते थे। 15-15 दिन, 20-20 दिन वहां रहते थे, अपने सामान को बेचते थे और फिर बेचने के बाद वापस आते थे। कुछ आ रहा समझ में? तो जब बेचा, तो बेचने के बाद जब वापस आ रहे होते थे तो रास्ते में पड़ता था एक जंगल, और जंगल में होते थे 10-12 डकैत, डाकू लोग, और वो इंतजार करते थे व्यापारियों का, क्योंकि उस समय पर बैंक्स वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होते थे, बहुत कम मात्रा में होते थे, होते भी थे तो बहुत दूर दूर। तो उसकी जो लाल सी थैली होती थी उस व्यापारी की, जो अंदर लगी होती थी, उस लाल सी थैली को ये डकैत लोग छीनते थे और ये व्यापारी का सारा क्या होता था? नुकसान होता था। तो फिर इस नुकसान से बचने के लिए भी व्यापारियों ने उस समय, क्योंकि कैश का ट्रांजैक्शन ज्यादा था और कैश में दिक्कत बहुत होती थी, तो व्यापारियों ने स्टार्ट किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को देना। इंस्ट्रूमेंट्स दे देते थे, वो कहते थे कि वहां पर उस जगह पर आके आप पैसे ले जाना, क्योंकि बैंक भी बहुत ज्यादा नहीं थे। आजकल तो बैंक्स बहुत है, इमीडिएटली कहीं भी एटीएम में जाओ पैसा मिल जाता है। लोगों का काम आजकल पैसों की वजह से तो नहीं रुकता, पेटीएम, यूपीआई आपने देखा होगा, बट पहले ऐसा बहुत होता था। इस चीज को अंग्रेजों ने देख लिया, और आपको पता है अंग्रेज लोग जो है वो कोई भी मौका नहीं गवाते। तो अंग्रेजों ने देखा कि बिना पैसे के भी अपना व्यापार अगर बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि पैसा तो बहुत कम था, बैंक्स नहीं होते थे, लोगों के पास कैश होता था वो लूट लिया जाता था। तो फिर वहां देखा कि एक काम करते हैं, लोग जो है व्यापार करने के लिए डॉक्यूमेंट का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, और पहले लोग खूब करते थे। तो इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने इसी के ऊपर बना दिया क्या? कानून। और कानून का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ऑल वेल बच्चे, उम्मीद है आपको मैं समझा पाया। क्लियर है? देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ये इंस्ट्रूमेंट कई सारे अलग अलग तरीकों के हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीकों के, बहुत सारे नाम के हो सकते हैं। बट ये वाला जो चैप्टर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, ये चैप्टर मात्र 3 जगहों पर एप्लीकेबल होता है, 3 ही डॉक्यूमेंट पर एप्लीकेबल होता है। पहला डॉक्यूमेंट हमारा होता है जिसका नाम होता है प्रोमिसरी नोट, और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा डॉक्यूमेंट होता है क्या? चेक। ठीक है, 3 डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं, जैसे मुझे किसी को पैसा देना होता है, मैं कैश की जगह पे चेक दे देता हूं, तो वो भी तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना, जो कि ट्रांसफर किया मैंने। तो प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, इनके सेक्शंस बने हुए हैं, सीक्वेंस में है। 4 सेक्शन है प्रोमिसरी नोट का, 5 सेक्शन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, और 6 सेक्शन है चेक का। बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं, होते हैं, लेकिन ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है
ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मात्र इन 3 डॉक्यूमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जिसको आप कहते हैं प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। ऑल वेल, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले मैं एक इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा इंस्टीट्यूट की बुक से एंड देन मैं मूव करूंगा अपने नोट्स पर बहुत अच्छे तरीके से। आपकी नेगोशिएबल की आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी। कई बच्चों का एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। बच्चे क्या करते हैं, क्लास को 2x पर सुनते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, 2x पर फर्स्ट टाइम क्लास को सुनना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। बच्चे को लगता है कि मैंने सुन लिया, मैं आपको बताऊं ये रिटेन माइंड में नहीं रहता। आपको सिंपल स्पीड पे, जो नॉर्मल क्लास की स्पीड है, अगर आप रेगुलर क्लास में भी बैठे होते तो उस समय भी तो आप लोग उतनी ही स्पीड पर सुनते टीचर को। तो आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुने, बहुत अच्छे से सुने, 2 बार 3 बार सुने, इनफ समय होता है हमारे पास। कोई आप लोग सीए फाउंडेशन में आपके मात्र 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपको इतनी जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार सुनो, सिंपल नॉर्मल स्पीड पर सुनो, अच्छे तरीके से आपको नोटिंग करनी है इस चैप्टर की। बाकी तो मैंने आपको नोट्स दिए हैं। आपको आईसीआई का मटेरियल पढ़ते वक्त अपने पास रखना है, क्योंकि मैं मटेरियल से पढ़ाता हूं। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो आप बिलीव करो आपका सीए फाउंडेशन का लॉ बहुत इजीली हो जाएगा। आपको मैंने कंपनीज एक्ट कराया है, तो जिन बच्चों ने मेरे कंपनीज एक्ट की सारी क्लासेस ली हैं, लगातार 8 क्लास मैंने उसके अंदर अपलोड करी है, वो बच्चा मुझे मैसेज करके ये बोलता है कि सर मेरा कंपनीज एक्ट जो है, खासकर वो बच्चे जो रिपीटेड वाले हैं, रिपीट वाले, कह रहे सर इससे अच्छा कंपनीज एक्ट मैंने अपनी लाइफ में नहीं किया। कई बच्चों ने ऐसे ऐसे कमेंट मुझे किए हुए हैं। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाता हूँ, कोई बहुत ज्यादा, हाँ आपकी मेरी कुछ वीडियोस होती हैं जो मैं रेगुलर क्लास में ऑफलाइन क्लास लेते लेते वक्त भी रिकॉर्ड करता हूँ। तो वहां ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत बातें करता हूँ बच्चों से, कुछ कहानियां वानियां सुनाता हूँ, डायलॉग बाजी भी करता हूँ, करनी पड़ती है फेस टू फेस क्लास में। बट जैसे ही मेरी रिकॉर्डिंग मेरे स्टूडियो के अंदर हो रही होती है, तो वहां मैं बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाई करने की बात करता हूँ, क्योंकि मेन हमारा मोटिव जो होता है वो पढ़ने का होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको भी अपना समय बहुत प्यारा है, मुझे भी अपना समय बहुत प्यारा है। तो आप सब इन सारी चीजों को फॉलो करें और बिलीव करें कि आपका लॉ बहुत अच्छा जाएगा। डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है, एक जगह से पढ़ो, एक पे बिलीव करो। आपको ज्यादा लोगों के पास भागने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब से आप लोग मेरी पढ़ाई कर रहे हो, यूट्यूब पर बहुत सारी फैकल्टीज हैं, तो बार बार अलग अलग को सर्च नहीं करना। जिससे भी आप पढ़ रहे हो, इवन मुझसे नहीं पढ़ रहे, जिससे भी आप पढ़ रहे हो उसी पे आप कंटिन्यू रखें। अगर आप मेरे से मेरी क्लासेस ले रहे हो तो मेरी क्लासेस को आप कंटिन्यू रखोगे। आपका एंड तक मैंने वादा किया है, 20 अप्रैल तक आपका सिलेबस पूरा यहां पर आएगा, और 20 अप्रैल के बाद मैं एक बहुत अच्छा रिविजनरी सेशन स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आपके लिए कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें लेकर आया हूं। बट वो रिवीजन सेशन तब मजेदार होगा जब आप ये वाली सारी क्लासेस देख चुके होंगे। ठीक है, तो करते हैं मेरे बच्चे स्टार्ट इंस्टीट्यूट की बुक से। तो बेटे यहां पर हम लोगों ने चैप्टर में जो कवर करना है वो सारी बातें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी मैं इसके बारे में नहीं बता रहा, मैं सीधा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। कहता है द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द लॉ ऑफ कमर्शियल वर्ल्ड। मैंने आपको बोला था ना कहानी बताते वक्त कि यहां हमें इमोशनल नहीं होना, यहां हमें इकोनॉमिक रहना है। जब मैं कहानी बता रहा था राजा की, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि देश से बड़ी कोई चीज नहीं है, वो व्यापारी तो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको खिला देता। मैं मानता हूं आप लोग अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मैं कमर्शियली एस्पेक्ट में वो कहानी सुना रहा था। कमर्शियली व्यापारी को नुकसान होता है, क्लियर है। तो जरूरी नहीं है कि युद्ध के समय पर ही वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट राजा जारी करता था, नॉर्मली भी जारी कर सकता था। जब राजा का खजाना खाली हो चुका है, सूखा पड़ा हुआ है हमारे राज्य के अंदर, उस समय राजा को सामान की जरूरत है, तो व्यापारी उस समय तो कम से कम इमोशनल नहीं होगा। तो वहां पर व्यापारी को राजा राजसी हुंडी जो है वो ट्रांसफर करते थे। व्यापारी को जब पैसों की जरूरत पड़ती थी वो आगे और ट्रांसफर करते थे, और जैसे ही मेच्योरिटी डेट आ जाती थी, जैसे डॉक्यूमेंट की 3 महीने की डेट थी, वैसे ही राजा साहब के पास जाकर वो पैसा जो है वो ले लिया जाता था। और फ्यूचर में ये काम राजा लोगों को छोड़कर बाकी सब व्यापारियों ने भी स्टार्ट कर दिया। इसीलिए अंग्रेजों ने इस पर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बनाया। क्लियर है। तो द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द लॉ ऑफ कमर्शियल वर्ल्ड which was enacted to facilitate the activities in trade and commerce, making provision for giving sanctity to the instrument of credit
which could be deemed to be convertible into money and easily passable from one person to another person। क्या है इस पूरा का मतलब कि पुराने जमाने में, पहले के जमाने में या आज के जमाने में भी, आज भी चलता है ये, मैं आपको बताऊंगा कहाँ चलता है। आज के जमाने में भी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चलता है। चेक तो बहुत चलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने सुने ही है, बैंक से जाके वो बंदा जो है डिस्काउंट करवाता है। ध्यान से सुनेंगे। तो व्यापार को एक लगाम देने के लिए, लगाम नहीं, व्यापार को एक रफ्तार देने के लिए, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शंस बहुत कम थी, क्योंकि कैश अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, रीजन बीइंग बैंक्स बहुत ज्यादा नहीं थे, तो लोगों को कैश की आवाजाही करने में दिक्कतें आती थी, तो लोग क्या करते थे, क्रेडिट पे बहुत सारा काम करते थे। तो अब खुद सोच के देखें आप कि नॉर्मली ए ने मान लो बी को प्रॉमिस किया कि भाई आप मुझे 50,000 का सामान दे, मैं 50,000 रुपए आपको 3 महीने बाद दे दूंगा। क्लियर है? मान लो बी ने 50,000 का सामान दे दिया और 3 महीने बाद ए ने बी को पैसे नहीं दिए। 3 महीने बाद ए ने बी को पैसे नहीं दिए किसी कारणवश। तो अब ऐसी सिचुएशन में ये जो बी साहब हैं यहां पर बैठे हुए हैं, क्या ये बी ए के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं क्या? तो 1881 से पहले ऐसा नहीं होता था। लोग क्रेडिट पे सामान लेकर वादा कर जाते थे और मुकर जाते थे। कानूनी रूप से उन पर एक्शन लिया जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसका कोई कानून नहीं था। तो इसी वजह से, क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ रही थी, तो इसका जो है वो कानून बनाना पड़ा। तो जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पूरा कानून बना, तो अब मिस्टर बी जो है वो फील फ्री होकर जो है वो क्रेडिट देगा ए को, क्योंकि बी को पता है कि अगर ए ने मुझे मेरी पेमेंट नहीं करी तो मैं ए के खिलाफ जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जा सकता हूं। तो इससे क्या हो गया, इससे बिजनेस करना जो है बहुत स्मूथ हो गया। और जब बिजनेस करना स्मूथ हो गया तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की वैल्यू भी बढ़ी। तो लोगों ने मल्टीपल टाइम्स जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इश्यू करने स्टार्ट किए। तो इससे वर्थ बनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, लोगों के व्यापार में वृद्धि हुई, क्योंकि लोग एक दूसरे पे भरोसा करने लगे। और जब बात कानून की आती है तो कानून तोड़ने में इंसान को डर लगता है, तो वो कोशिश करता है कि वो कानून ना तोड़े। आम आदमी तो कम से कम ये कोशिश करते हैं। आगे करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट द ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी वर लाइकली टू बी एडवर्सली अफेक्टेड। पहले जो होता था वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था, क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं था। एंड इट वॉज नॉट प्रैक्टिसेबल फॉर द ट्रेडिंग कम्युनिटी टू कैरी विद इट द बल्क ऑफ द करेंसी इन फोर्स। भाई आप अपने पास क्या पूरा बल्क लेकर रख सकते थे? मैं आपको बताया ना कि एक व्यापारी सामान बेचकर आया और जब वो अपने गांव पहुंचा तो रास्ते में जंगल में लुटेरे बैठे हुए थे। वो बैठे रहते थे, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा। तो वो लुटेरे ने सारा जो है वो सामान, पैसा वैसा छीन लिया। तो अब क्या करे आदमी? लेकिन अगर वही डॉक्यूमेंट होता तो कोई नहीं छीनता। द सोर्स ऑफ इंडियन लॉ रिलेटिंग टू सच इंस्ट्रूमेंट इज एडमिटेडली द इंग्लिश कॉमन लॉ। तो मैं आपको बार बार, 3 बार मैंने यहां पर शब्द यूज किया था, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों का एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था, वहां से उठाकर एज इट इज हम लोग अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 लेकर आए थे। उस समय हमारा भारत जो है वो गुलाम भी था, आप लोग जानते ही। अब मेन ऑब्जेक्ट क्या था इस एक्ट को लाने का, वो मैं आपको बता चुका हूं। मेन ऑब्जेक्ट ये था ताकि लीगलाइज कर सके सिस्टम को। कौन से सिस्टम को? जहां पर इंस्ट्रूमेंट जारी किए जाते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन को, तीसरे से चौथे को जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किए जाते हैं, उसके लिए ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव था। क्लियर है? मैं इसको पढ़ रहा हूं। कहता द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू लीगलाइज द सिस्टम बाय विच इंस्ट्रूमेंट कंटेम्पलेटेड बाय इट कुड पास फ्रॉम हैंड टू हैंड बाय नेगोशिएशन लाइक एनी अदर। ठीक है, आगे कहता है The law in India relating to negotiable instrument is contained in the Negotiable Instrument Act 1881. All well? तो इसका कानून नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में है। दिस इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू। तो बेटे इसको बहुत अच्छे से सुनना है। लॉ रिलेटिंग टू, देखो यहां पर क्या है, प्रोमिसरी नोट,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। मैंने आपको क्या बोला कि इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये वाला जो एक्ट है ये मात्र 3 इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। वो 3 इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? एक मेरा प्रोमिसरी नोट होता है, एक मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है और एक मेरा चेक होता है। ऑल वेल, ये एक्ट होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है। वैसे ये एक्ट होल ऑफ इंडिया में क्या, अब सारे ही एक्ट होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत सारे एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल हो गए, लगभग सारे। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर पर नहीं लगता था, बट अब वो एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल होते हैं। ऑल वेल, बट नथिंग हेयरिन कंटेन अफेक्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 Section 21, which provide the bank to have the right to transact government business in India or affect any local uses relating to any instrument in an oriental language. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप आरबीआई एक्ट को फॉलो नहीं करें, क्योंकि जब बात मॉनेटरी की आती है तो वहां आरबीआई भी आता है। तो ये दोनों एक्ट जो है वो एक दूसरे को खिलाफ नहीं करते, एक दूसरे के साथ में काम करते। क्लियर है? तो ये वाला अगला ये लाइन पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट सच यूसेज मतलब होता है परंपरा और कस्टम, मे बी एक्सक्लूडेड बाय एनी वर्ड्स इन द बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। परंपरा पहले कई सारे अलग डॉक्यूमेंट को इशू किया जाता था व्यापारियों के द्वारा, लेकिन इस एक्ट में जितने डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं, यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक, सिर्फ इनके ऊपर ही ये एक्ट एप्लीकेबल होता था। बाकी कोई और परंपरा भी है तो उनके ऊपर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आप कभी चांदनी चौक गए हो दिल्ली के अंदर? तो वैसे पूरा अभी इंडिया के बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं और मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई, मेरे पास कुछ नेपाल के स्टूडेंट्स भी हैं जो यूट्यूब से मेरी क्लासेस देख रहे हैं। उन बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था, तो उनको मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओटीपी लेने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ओटीपी जो है वो इंडियन नंबर के ऊपर ही जाता है। इसके लिए मैं कुछ वर्क करूंगा अगले सेशन से कि विदेश में बैठा हुआ बच्चा भी मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सके और नोट्स को डाउनलोड कर सके। उम्मीद है आप सभी ने मेरे नोट्स को, ऐप को डाउनलोड किया होगा। तो ऐप पे भी धीरे धीरे और काम हो रहा है। जैसे ही आप लोग अगले सेशन में इंटर में आएंगे तो एप्लीकेशन पे आपके लिए, इंटर के लिए भी काफी कुछ चीजें मैं अवेलेबल करवाने वाला हूं। तो चांदनी चौक मेरे ख्याल से आप लोग गए होंगे या सुना होगा आपने। चांदनी चौक के अंदर क्या है, बहुत सारी दुकानें हैं, खासकर वो शादी पार्टी जो होती है, घरों में शादियां होती है, उससे रिलेटेड बहुत सारा सामान मिलता है। तो जिसके घर में शादी होती है वो तो कपड़े नए होते हैं, तो वो लगभग 80 जोड़ी 100 जोड़ी जो है सूट, 100 साड़ियों का सेट, महंगे महंगे लहंगे जो है वो खरीदने जाते हैं परिवार लोग। तो बहुत फेमस जो है वो चांदनी चौक की जगह है। मैं एक दुकान का नाम ले लेता हूं, अरुण नाम की एक दुकान है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, मेरा इस दुकान से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अरुण के पास एक दिन में, आप बिलीव नहीं करेंगे, लाइन लगानी पड़ती है। हमें खुद लाखों रुपए का सामान खरीदना है, लेकिन हमें लाइन लगाकर जो है वो जाना पड़ता है चांदनी चौक में। लहंगा, सूट, साड़ियां, ये सब मिलता है वहां पर। अब अरुण के पास मान लो कोई एक पर्सन गया है, वो उसके घर में शादी है, तो वो गया है कुछ 5 लाख रुपए की शॉपिंग करने। तो जो पर्सन 5 लाख की शॉपिंग करेगा, कुछ 2-3 लोग 4 लोग जाएंगे, तो ये अरुण वाला क्या करता है, अपने जितने भी कस्टमर्स हैं वो आते हैं तो सबके लिए वो कुछ रबड़ी, जूस वो मंगवाता है। तो जूस वाला भी बगल में ही है, रबड़ी और जूस वाला, वो उसकी दुकान आसपास ही है। तो अरुण क्या करता है, वो अपने लड़के को भेजता है कि जाकर 10 गिलास लेकर आ, जाकर 20 गिलास लेकर आ। तो एक एक दिन में 200-200, 300-300 ग्लासेस जूस के जो है वो अरुण वाला इनसे मंगवा लेता है। तो अरुण वाला इसको बस एक पर्ची देता है। क्या देता है? एक पर्ची। और जूस जो है इसके पास आ जाता है अरुण वाले के पास, और एक हफ्ते में या 10 दिन में या 1 महीने बाद ये जूस वाला जो है ये अरुण के पास जाकर अपनी पेमेंट लेता है। क्या लेता है? पेमेंट। तो बेटे आपने यहां पर एक चीज नहीं देखी कि अरुण ने इसको एक क्या दी? पर्ची दी।
और पर्ची के बदले में इसको क्या मिल रही है बाद में? पेमेंट। तो ये पर्ची भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, जिसके बेसिस पर अरुण वाला जो है वो जूस वाले से डेली 200-300 ग्लासेस जूस अपने कस्टमर्स को पिलाने के लिए मंगवाता है। बट वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक ही आते हैं। तो ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक परंपरा रही है इन लोगों की, तो ये चलती हुई आ रही है, बट ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नहीं है। ऑल वेल, उम्मीद है समझ में आया। तो आगे ये कहते हैं, तो 1 मार्च 1882 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो जो है आया था भारत के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर एप्लीकेबल हुआ 1 मार्च 1882 को। कानून बना था पार्लियामेंट से पास वास, उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी वहां से पास हुआ था। 1881 में ये कानून बना था और लागू होते होते इस कानून को 1 मार्च 1882 हो गया। ठीक है बच्चा। तो ये कह रहा है द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू हुंडीज अनलेस देयर इज ए लोकल यूसेज टू कंट्रारी। अदर नेटिव इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल, बियरर डिवेंचर, रेलवे रिसिप्ट, डिलीवरी ऑर्डर, बिल ऑफ lading etc. are also considered as negotiable instrument either by mercantile custom or under other enactment। तो ये वाला जो एक्ट है ये प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक के लिए ही बना हुआ है, बट उनके अलावा अनलेस कॉन्ट्रैरी मतलब लोकल में क्या चलता है, जैसे मैंने ये लोकल की अभी बात की थी जूस वाले की, लोकल में क्या चलता है, ये पर्ची है जो कि मतलब एक तरीके की परंपरा है, एक तरीके का कस्टम है, ऑथोराइज्ड नहीं है, एक पेपर पे बस लिख देना, बट एक परंपरा चलती आ रही है उनकी और चांदनी चौक में बैठे हुए दुकानदारों की, वो जूस रबड़ी अपने कस्टमरों के लिए जो मंगाते हैं उनसे इस तरीके से डील करते हैं। इनके अलावा नॉर्मली अगर ट्रेजरी बिल है, कोई बियरर डिवेंचर है, अभी इन सारे शब्दों के नाम बताऊंगा, बियरर वगैरह सब कुछ, रेलवे रिसिप्ट है, डिलीवरी ऑर्डर, बिल्स ऑफ लेडिंग, इन सब के बारे में बताऊंगा। इन सबको भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कवर किया गया है। तो कुछ अभी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। तो ये डेवलपमेंट क्या हुई है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ओरिजिनली बना था 1881 में, फिर 2002 में कुछ अमेंडमेंट हुई, 2015 में कुछ अमेंडमेंट हुई और 2018 के अंदर कुछ अमेंडमेंट हुई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। तो आप लोगों को अमेंडेड वाला पढ़ना है, यानी कि कुछ बदलाव जो हुए हैं उन बदलाव के साथ हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए, थोड़े थोड़े बदलाव हुए, तो वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो अब ये कहता है मीनिंग क्या होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए डॉक्यूमेंट। ऑल वेल, ये मैं आपको बता चुका हूं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट, विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय कस्टम ऑफ ट्रेड, मतलब एक व्यापार करने की परंपरा है जहां पर इस डॉक्यूमेंट को आप फ्रीली ट्रांसफरेबल करते रहते। क्लियर है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होते हैं, और ये यहां पर कुछ वर्ड होंगे जो सीए का स्टूडेंट जो है वो समझ नहीं पाता, और आज मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, अब आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अभी तक सिर्फ एक बेस बनाया था मैंने। क्लियर है। तो सब लोग आएंगे मेरे नोट्स पर। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट मीन्स डॉक्यूमेंट, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहले है डेफिनेशन क्या होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, सेक्शन नंबर 13 के अंदर दिया हुआ। सेक्शन नंबर 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके अंदर डेफिनेशन दी हुई है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मुझसे ये डेफिनेशन समझनी है। साथ साथ आप क्या करना, या तो मुझे पॉज करके मेरी क्लास को आप इसको लिख सकते हो साइमल्टेनियसली, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक पूरे जो 1 घंटे की क्लास होगी उसके स्क्रीनशॉट लेकर क्लास खत्म होने के तुरंत बाद एक जगह पे लिख ले, क्योंकि ये मैं पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जो जिस सॉफ्टवेयर पे मैं पढ़ाता हूं वन नोट पर, उस पर एक लिमिट होती है पीडीएफ में कन्वर्ट करने की। कि वर्ड को देखो, मैं दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ व्यू में आप देख रहे होगे ये 97% दिख रहा होगा आपको, और मुझे पढ़ाना होता है 75% पर।
तो 75% पर ये ना ऐसे आएगा, देखो यहां से लेफ्ट में कट रहा है, यहाँ लेफ्ट में सब कट रहा है, अब ऊपर जाके पूरा ही कटना चालू हो जाएगा। तो मैंने वो थोड़ी सी मिस्टेक की थी, मुझे नॉलेज नहीं था, लास्ट सेशन में मैंने ये नोट्स बनाए थे, बट आगे से जो मैं नए नोट्स बना रहा हूँ वो 75% पे बना रहा हूँ, इसीलिए आपको पीडीएफ इजीली अवेलेबल हो रहा है। तो फिलहाल इस चैप्टर को आपको क्या करना है, क्योंकि ये चैप्टर मैंने अभी अपने रेगुलर बैच में जो जून अटेम्प्ट है उसके अंदर स्टार्ट नहीं हुआ, होता तो उसमें मैं लिखवाता 75 पर, वो अवेलेबल करवाऊंगा मैं बाद में, एग्जाम से पहले मैं आपको वो दे दूंगा, बट फिलहाल आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, पहले मैं इस डेफिनेशन को पढ़ रहा हूं, आप लोगों को चिंता नहीं करनी इन सारे वर्ड्स को लेकर, मैं एक एक वर्ड बताऊंगा एंड देन मैं मूव करूंगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, एक प्रोमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज और एक चेक, तीनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। विच इज पेबल टू ए सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर और टू द बियरर टू द इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है, तीन वर्ड है, या तो किसी सर्टेन पर्सन को देते हैं, या उसके ऑर्डर पर, या बियरर। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, जरा ध्यान से सुनेंगे सबके सब। हुआ ऐसा, मैं दीपक पाठक और आप में से कोई एक बच्चा, मान लो मिस्टर अंकुर, ठीक है, दीपक पाठक की मेरी मान के चलते हैं, एक ट्रेडिंग का बिजनेस है, ट्रेडिंग करता है, ट्रेडर है, ठीक है। तो मिस्टर अंकुर को क्या हुआ, बहुत अच्छे से समझना, मिस्टर अंकुर को 1,00,000 रुपए, 1,00,000 के गुड्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। मिस्टर अंकुर की एक शॉप है और ये ट्रेडर है, मैं दीपक पाठक ट्रेडर हूं। तो अंकुर मेरे पास आता है, अंकुर ने कहा कि मुझे 1,00,000 रुपए के गुड्स चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं, जैसे ही वो सामान बिक जाएगा या मेरी कुछ पेमेंट्स आनी है वहां से आएगी, मैं आपको दे दूं। दीपक पाठक ने बोला कि ठीक है, मैं आपको सामान दूंगा, लेकिन आप मुझे कोई प्रूफ तो दें कि मान लो कल आप पैसे नहीं दे पाए तो मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकूं। तो अब देखो यहां क्या किया गया, यहां मिस्टर अंकुर ने क्या किया, एक पेपर पर लिखा, अच्छा इस पेपर का कोई फॉर्मेट नहीं होता, लिखा आई प्रॉमिस टू पे रुपीज, अभी मैं नॉर्मली बता रहा हूं, इसका फॉर्मेट हम देख लेंगे, ₹1,00,000 टू यू और योर ऑर्डर आफ्टर 3 मंथ, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीजें और भी होती है, डेट, स्टैंप वगैरह, अमाउंट को 2 बार लिखते हैं, वो बाद में बताऊंगा। तो मिस्टर अंकुर ने बोला कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको 1,00,000 रुपए, आपको या आपके ऑर्डर पर, जिसको भी आप बोलोगे, योर ऑर्डर मतलब आप जिसको भी बोलोगे, मैं 3 महीने बाद ये पैसा आपको दे दूंगा। और यहां पर मिस्टर अंकुर ने क्या करा, अपने साइन करा दे, अपने साइन कर, ऑल वेल। तो अंकुर ने यहां पर क्या किया, यहां पर इशू किया दीपक पाठक को एक प्रोमिसरी नोट, जो कि पेबल था, मतलब पेमेंट किसको मिलेगी, देखो अंकुर बाद में 3 महीने बाद पेमेंट किसको देगा, या तो दीपक पाठक को देगा। तो दीपक पाठक एक सर्टेन पर्सन है, टू यू, तुमने बोला ना आपको दूंगा, मतलब सर्टेन पर्सन, या दीपक पाठक ने ये बोला कि तुम पेमेंट मुझे मत देना, मेरी एक और पेमेंट 50,000 की है, तुम उसको दे देना अनिल को,
किसी अनिल को दे देना। तो यहां पर मतलब दीपक पाठक के ऑर्डर पर, और हिज ऑर्डर, और इज ऑर्डर मतलब जिसको दीपक पाठक बोलेंगे पेमेंट उसको मिल जाएगी। बात को समझ में आ रही है? या एक तीसरी बात भी हो सकती है, तीसरी बात हो सकती है, ये प्रोमिसरी नोट जो होगा वो होगा बियरर। बियरर का मतलब होता है कि जहां पर सिंपल सी बात है, बियरर मतलब वो बंदा जिसके पास वो प्रोमिसरी नोट होगा, पेमेंट जो है वो मैं उसको दे दूं। आप एक काम करो, मेरी इस वीडियो को पॉज करो और अपने पर्स से या कहीं से एक नोट लेकर आओ। मैं रखता हूं नोट अभी मेरे पास। वैसे तो ये खेल मुद्रा है, ये मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए रखता हूं, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, इकोनॉमिक्स के अंदर इसका यूज करता हूं मैं। तो आपके पास जो नोट होगा 100 का, 10 का, या कोई भी नोट, या एक काम करते हैं ना, गूगल से निकालते हैं। ₹100 का नोट का इमेज, तो ये रहा हमारा नोट का इमेज। तो ये सब आप नोट देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। देखो एक वर्ड है बियरर। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज। हिंदी में है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, है ना। ये नोट जिसके पास भी होगा उस नोट का मालिक उसको ही माना जाएगा। जैसे कि आपके पास 200 रुपए पड़े हुए हैं, और क्या किसी ने आपसे पूछा है क्या तुम चोरी करके लाए हो ये पैसे? नहीं ना। अगर आपकी जेब में है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये नोट जो है वो किसका है? वो आपका है। आप किसी और को दे दोगे वो उसका हो जाएगा, वो किसी और को दे देगा वो उसका हो जाएगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट मींस ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसका मालिक कहलाएगा। ऑल वेल, तो अब समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। मान लो यहां पर मिस्टर अंकुर ने दीपक पाठक को बियरर इंस्ट्रूमेंट जारी किया होता। हालांकि प्रोमिसरी नोट में बहुत जगहों पर बियरर इंस्ट्रूमेंट आप इशू नहीं कर सकते, बट अभी वो सब मत देखो, अभी सिर्फ ये बियरर वाला देखो कि दीपक पाठक ने लिखा आई प्रॉमिस टू यू और बियरर सम ऑफ ₹1,00,000। ठीक है, तो 3 महीने बाद अंकुर के पास इस पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, इस पूरी के पूरे वर्ल्ड में कोई भी पर्सन अगर आकर वो डॉक्यूमेंट दिखाता तो मिस्टर अंकुर पेमेंट उसको कर देता। सिंपल। वो डॉक्यूमेंट जिसके पास होगा वो बंदा उस डॉक्यूमेंट का क्या माना जाएगा? ओनर माना जाएगा। उस डॉक्यूमेंट पे अगर बियरर लिखा है तो द पर्सन जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है वो बंदा उसका क्या माना जाएगा? ओनर। ऑल वेल, अब देखो ध्यान से देखना, यहां लिखा है डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन नंबर 13। दोबारा से पढ़ रहा हूं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ए प्रोमिसरी नोट, ए बिल ऑफ एक्सचेंज, अ चेक विच इज पेबल टू ए सर्टेन पर्सन, जो कि पेबल है टू ए सर्टेन पर्सन। तो यहां पर सर्टेन पर्सन पर मैंने लिखा था ना कि जो भी मिस्टर अंकुर हैं वो पैसे किसको देंगे? दीपक पाठक को। सर्टेन पर्सन हो सकता है। और इस ऑर्डर, या तो दीपक ये बोले कि भाई आप पेमेंट अनिल को कर देना, मतलब दीपक ने वो डॉक्यूमेंट अनिल को दे दिया, या और टू द बियरर। बियरर मतलब किसी के पास भी ये डॉक्यूमेंट हुआ, पैसे उसको मिलेंगे। पैसे। ऑल वेल, समझ में आ गया जी? तो ये मेरा डेफिनेशन है, सेक्शन नंबर 13। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ए प्रोमिसरी नोट, ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ए चेक
विच इज पेबल टू ए सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर और टू द बियरर। अब सुनना सबके सब। ए और बी है, ठीक है। ए ने डॉक्यूमेंट प्रॉमिस किया और डॉक्यूमेंट दे दिया किसको? बी को। ए ने प्रॉमिस करा कि 3 महीने बाद पैसे जो है वो मुझसे ले लेना, और ये डॉक्यूमेंट था बियरर डॉक्यूमेंट। कौन सा था? बियरर डॉक्यूमेंट। बियरर मतलब ए बंदा पैसे उसको देगा जिसके पास 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने बाद जो भी बंदा ए के पास वो डॉक्यूमेंट ले आया, पैसे उसको मिल जाएंगे। समझ में आई बात? बी ने ये डॉक्यूमेंट सी को दिया। बी ने क्या करा? ये डॉक्यूमेंट सी को दिया। क्या बी को उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ लिखने विखने की जरूरत है? तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है? बियरर। जैसे कि आपको किसी को पैसे देने हैं तो क्या आप नोट पे कुछ लिखते हो? आपने उसको दे दिया, उसको किसी को देना है, वो पैसे आगे बढ़ जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। मतलब आपके पास जो नोट इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ मेयर डिलीवरी, जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। मतलब आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ काट पीट के लिखने की जरूरत नहीं है अगर वो डॉक्यूमेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो, ए ने बी को बियरर इंस्ट्रूमेंट दिया जिसमें ए ने बोला 3 महीने में पैसे दूंगा। बी को 2 दिन बाद पैसों की जरूरत पड़ गई तो बी चला गया सी के पास। सी को भी जरूरत पड़ गई डी के पास, डी चला गया ई के पास, ई चला गया एफ के पास, एफ चला गया जी के पास, जी गया एच के पास। 3 महीने पूरे हो गए, एच गया ए के पास, तो ये ए बंदा जो है वो पेमेंट किसको दे देगा? एच को दे देगा। और यहां पर जितनी भी बार डिलीवरी हुई है, यहां से बी से सी के पास, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एस से ए, ये डिलीवरी हुई है मेयर डिलीवरी। इसको बोलते हैं मेयर डिलीवरी। मतलब जब उस इंस्ट्रूमेंट पे, जो इंस्ट्रूमेंट था, उस इंस्ट्रूमेंट पे कोई कटा पिटी कुछ लिखना पिखना नहीं है, सीधा इंस्ट्रूमेंट डिलीवर कर देना। मैंने इंस्ट्रूमेंट आपको दिया, आपने उसको दिया। जैसे कि 100 का नोट, 10 का नोट, 500 का नोट आप सामने वाले को देते हो तो कुछ नहीं लिखते, बस पैसे दे देते हो, बात खत्म। इसको कहते हैं मेयर डिलीवरी। ऑल वेल, पहला शब्द। अब दूसरा शब्द सुनो। मान लो ए ने बी को जो डॉक्यूमेंट दिया था, प्रोमिसरी नोट दिया था, उसमें लिखा था आई प्रॉमिस टू पे टू यू ₹20,000 आफ्टर 3 मंथ। इसने बोला मैं आपको पैसे दूंगा, या आपके ऑर्डर पर, पे टू यू और योर ऑर्डर, ऐसे बोलते हैं, और हिज ऑर्डर। ठीक है, मतलब तू जिसको बोल देगा उसको दूंगा। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। ठीक है, तो ए ने बोला मैं तुझे पैसे 3 महीने बाद दूंगा, लेकिन बी को जरूरत पड़ेगी 10 दिन बाद। तो बी गया सी के पास, बी ने सी को बोला देख मेरी पेमेंट आनी है 3 महीने बाद 20,000 की, तू मुझे माल दे दे 20,000 का, पेमेंट तेरे को मिल जाएगी। लेकिन इंस्ट्रूमेंट में नाम किसका है? स्पेसिफिकली बी का, या बी के ऑर्डर पर। तो अब बी जब सी को वो इंस्ट्रूमेंट देगा तो उसमें अपना नाम काटेगा और सी का नाम लिखेगा। सी किसी को वो इंस्ट्रूमेंट देगा तो अपना नाम काटेगा और डी का लिखेगा। डी किसी को देगा ई को तो अपना काटेगा, ई का लिखेगा। इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया, क्लियर है। अब मैं जाता हूं आपके इंस्टीट्यूट की बुक पर। बेटे टेंशन नहीं लेनी है, ये चैप्टर आपका सबसे तगड़ा चैप्टर, जैसे बाकी के करवाए हैं ना, ये वाला भी। लॉ आपकी सबसे ज्यादा 4 सब्जेक्ट के अंदर
लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट आपके लिए होगा जो आपको सबसे ज्यादा पसंद होगा, इस बात का मैं वादा करता हूँ। मेरे रेगुलर बैच में सारे के सारे जो फेस टू फेस बच्चे हैं वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि सर लॉ हमारी मक्खन की तरह होती है। हालांकि इंस्टीट्यूट लॉ में नंबर कम देता है, तो आपने देखा होगा पिछली बार रिजल्ट में 90 नंबर है बच्चों के लॉ सब में, बाकी लॉ में 40, 45, 43, बट वो 40 लाने में भी दम निकल जाता है बच्चों का। लेकिन आप लोग जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, मेरा प्रयास है आप 60 प्लस लेकर आए, मेरी प्रैक्टिस भी उसी तरीके से होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए डॉक्यूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय कस्टम और ट्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देखो आगे क्या लिखा है, बाय मेयर डिलीवरी। तो बाय मेयर डिलीवरी पक्का ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, इंडोर्समेंट और डिलीवरी कब होते हैं, जब वो पेबल टू सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर होता है। उम्मीद करता हूं समझा पाया। द प्रॉपर्टी इन सच एन इंस्ट्रूमेंट पास टू ए बोनाफाइडे ट्रांसफरी फॉर वैल्यू। यहां प्रॉपर्टी मतलब इंस्ट्रूमेंट की जो ओनरशिप है, ए बी को जो इंस्ट्रूमेंट दे रहा है मतलब ओनरशिप दे रहा है। वो क्यों दे रहा है, क्योंकि बी ने ए को कोई वैल्यू दी है, बी ने ए को दिया गुड्स, तो ए बी को दे रहा है प्रॉमिस, ठीक है। तो कुछ गुड्स की वैल्यू रिसीव करिए तभी हम प्रॉमिस दे रहे हैं, क्लियर है। अब आगे लिखा है, द एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हाउएवर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ओनली 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको पहले बता चुका हूं, नेमली बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक्स पेबल ईदर टू ऑर्डर और बियरर। अब ये ऑर्डर और बियरर आ गया होगा। पेबल टू ऑर्डर मतलब भाई तुझे पैसे मिलेंगे या तेरे ऑर्डर पे किसी को दे दूंगा। बियरर मतलब किसी का नाम नहीं है, जो बंदा जो मर्जी आए ये डॉक्यूमेंट मेच्योरिटी डेट पर लेकर आए, मैं आपको पैसे दे दूं, क्लियर है। इट इज टू बी नोटेड दैट हुंडीज, ट्रेजरी बिल्स, बियरर डिवेंचर्स, रेलवे रिसिप्ट and delivery order, bill of lading etc. are also considered as negotiable instrument either by mercantile custom or users। तो ये जो है बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसिप्ट, डिलीवरी ऑर्डर्स, ये सब हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा हुआ है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं, क्लियर है। तो मेनली टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बताया है। एक होता है आपका प्रोमिसरी नोट, एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक होता है चेक। तो पेबल टू ऑर्डर करेंगे और पेबल टू बियरर, इन दोनों शब्दों को समझेंगे ध्यान से। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन and does not contain the word prohibiting its transfer, that is it is transferable by endorsement and delivery। मैंने क्या बोला, बहुत अच्छे से अब आपको एक्सप्रेसली समझ में आएगा, बहुत अच्छे से। ए ने सामान लिया है बी से, तो ए प्रॉमिस कर रहा है आई प्रॉमिस टू पे बी और हिज ऑर्डर ₹1 लाख आफ्टर 3 मंथ, ठीक है। ओके, क्या हुआ, ए ने बी को प्रॉमिसरी नोट दिया कि 3 महीने बाद पैसे मुझसे ले जाना। अब बी को मान लो 3 दिन बाद पैसों की जरूरत पड़ गई, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है प्रॉमिसरी नोट, तो ये तो ट्रांसफर ही होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब ट्रांसफरेबल। तो बी ने सी को ये ट्रांसफर किया, लेकिन ट्रांसफर करते वक्त एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। उस डॉक्यूमेंट में नाम बी का लिखा होगा, तो बी का काटकर अब लिखेंगे सी का नाम। तो जो कट के लिखा ना, इसको कहते हैं इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। मैंने आपको बताया था ना, इंडोर्समेंट पहले नाम कटेगा एंड देन डिलीवर्ड होगा, बट बियरर इंस्ट्रूमेंट में कोई इंडोर्समेंट नहीं होती, सीधा डिलीवरी, मतलब सीधा दे दो। अगर ये डॉक्यूमेंट बियरर होता तो बी सीधा दे देता सी को, बी को कुछ नहीं करना था। बट यहां पर अब मान लो सी को डी की जरूरत, डी से पड़ गई, तो यहां पर सी का नाम कटेगा, डी का लिखेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसका कटेगा, इसका लिखेगा। 3 महीने बाद मान लो अब ई के पास है, तो अब ई ए के पास जाएगा और ए जो है वो पेमेंट ई को करेगा। अब देखो कितने लोगों के काम हो गए, ए का भी हो गया, बी का भी हो गया, सी का भी,
डी का भी और ई का भी, और सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो गए एंड पैसे का मूवमेंट नहीं हुआ। ये पहले के जमाने में तो बहुत होता है। ठीक है बेटे। अब कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बियरर व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल दैट इज पे बियरर। सीधा लिखा होगा पे टू बियरर। बियरर मतलब मैं दूंगा उस बंदे को जिस पे ये डॉक्यूमेंट होगा। मेच्योरिटी पे जो आ जाए वो मेरे से पैसे ले जाए। व्हेन द ओनली और लास्ट इंडोर्समेंट, मतलब इंडोर्समेंट मींस साइनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज in blank, that is the person who purchase it can demand payment. For example, a check made payable to specified person and that check is endorsed by signing on the back of the check by that specified person. ध्यान से सुनो, कोई डॉक्यूमेंट दिया उस पे लिखा है बियरर, ठीक है, और बियरर मतलब when the only और लास्ट इंडोर्समेंट मतलब साइनिंग on the instrument is an endorsement in blank, that is the person who purchase it can demand payment. सिंपल, जिसके पास ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है वो पेमेंट की डिमांड कर सकता है। कोई भी बंदा जिसके पास ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है, मान लो हमारे 100 का नोट कहीं गिर गया, किसी को मिला, तो जिसको भी मिला वो पर्सन उस 100 के नोट को यूज कर सकता है या नहीं? यस, क्योंकि बियरर इंस्ट्रूमेंट। लेकिन मान लो एक चेक है, चेक पर लिखा है कि ये पैसा जाएगा आकाश कुमार के अकाउंट में, तो पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है? तो क्या ये पैसे, मान लो किसी दीपक नाम के बंदे को चेक मिल गया, तो क्या ये पैसे दीपक को जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें नाम किसका लिखा हुआ? आकाश कुमार। ऑल वेल बच्चे, समझ में आ गया? आगे लिखा है फॉर एग्जाम्पल ए चेक मेड पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन एंड दैट चेक इज इंडोर्स्ड बाय साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द चेक बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन। अब मान लो मैंने किसी को, ए ने बी को चेक दिया स्पेसिफाइड पर्सन को, तो बी ने चेक के बैक पे लिख दिया कि भाई अब मैं ये चेक सी को दे रहा हूं, साइन करके लिखा है तो दे सकता है। अगर सी को ये चेक मिला तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पेड टू स्पेसिफाइड पर्सन था। ऑल वेल बच्चे, तो समय हो चुका है आज की क्लास का। अगली क्लास में हम लोग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास बहुत अच्छी लगी है। तो मैं नोट्स अपलोड, ये अपना अभी अपलोड, कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा। तो अपलोड करने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल कमेंट में लिखना है, जैसा भी जो भी फीडबैक हो वो आपको देना है। तो इससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है और कुछ खास बात नहीं है। और अपने दोस्तों को आप इसको शेयर करें, ये शेयर करना ना भूलें। आपके दोस्तों के लिए वो दोस्त आपको जिंदगी भर थैंक यू बोलेगा अगर उसका हेल्प हो गया, वो लॉ में पास हो गया तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।